हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पिछले 7 दिनों का करंट अफेयर यहां पर कवर करेंगे और ये हमारा जो करंट अफेयर रहेगा ये 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर यानी आज तक का ये हमारा रहने वाला है। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 तक का ये करंट अफेयर रहेगा। हमारा ये करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है वो हर संडे आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाती है। इस लेक्चर के लास्ट में चल करके हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि पीडीएफ जो है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और क्विज फॉर्म में रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। ये हमारा जो सीरीज है ये हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जैसा कि हमने यहां पर थंबनेल में आपको दिखा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर और वन बाय वन हम पिछले 7 दिनों के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप हमारा ये करंट अफेयर का सीरीज फॉलो करते चलते हैं तो पिछले काफी समय के आपको करंट अफेयर अप टू डेट होते रहेंगे और सभी एग्जाम्स में यहां से प्रश्न करंट अफेयर से बनते ही हैं, ये सब आप जानते हैं। चलिए शुरू करें आज का ये लेक्चर और इसमें सबसे पहले हम यहां पर लेंगे क्वेश्चन ऑफ द वीक। यदि आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इसका बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। सबसे पहला सवाल जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक है, जो आपको आंसर करना है, तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बांटे गए हैं और इसमें फिल्म अभिनेता, किस फिल्म अभिनेता को ये दिया गया है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। आप ये तो सब जानते ही हैं कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। पूरी जिंदगी अगर किसी ने उसमें योगदान दिया है फिल्म जगत में, उसके लिए यह अवार्ड मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने है। मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन 2 है गोविंदा, अन्नू कपूर और आमिर खान। इनमें से जो भी आपको आंसर लगता है हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। हमें यह पता लगना चाहिए कि आप लोग हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो आपको आंसर करना है, क्वेश्चन ऑफ द वीक लिखना है और ऑप्शंस जो भी आपके सामने जो आपको लगता है वो बताइएगा। तो चलिए हमारा पहला सवाल है जो कि पिछले 7 दिनों में घटित हुई हैं। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। देखिए ये बंजारा हेरिटेज म्यूजियम बनाया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सवाल ये है कि वो कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट राइट टू राइट आंसर बताते हुए चलेंगे और फिर इसको समझाएंगे भी। यहां पर हमारा राइट आंसर है वाशिम जिला। वाशिम जिला जो है वो हमारा महाराष्ट्र का ही एक जिला है। इस महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हेरिटेज जो कि बंजारा हेरिटेज संग्रहालय है उसकी स्थापना की है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। एक बार आपको ये दिखा दें कि ये डिस्ट्रिक्ट हमारा कहां पड़ता है। ये आप जो देख रहे हैं यहां पर ग्रीन कलर से, ये हमारा वाशिम जिला है। वाशिम जिला जो है वो अकोला के जस्ट नीचे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला वाशिम जिला है। ध्यान रखेंगे वाशिम जिला। ठीक है, ये हमने यहां पर जो एक मैप लिया है ये महाराष्ट्र का मैप है। इसमें जगह जगह आपको जो दिखाए जा रहे हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। इन डिस्ट्रिक्टों में आपने ये देखा, ये हमारा जो जितना भी ग्रीन कलर में हो रहा है ये सब आपका ये वाला सब महाराष्ट्र के ही जिले हैं, जिसमें से वाशिम जिला ये आपको दिख। इसी वाशिम जिले में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम यहां पर खोला गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे वाशिम जिला। अगला प्रश्न है, भारत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी भंडार पार करने वाली विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी 700 बिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सवाल का आंसर लेते हैं, चौथी बन चुकी है। अगर बात करें तो पहली तीसरी कौन कौन सी हैं, तो यहां पर जिनके पास 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार है वो हमारी हैं चीन, जापान के अलावा स्विट्जरलैंड। तो ये आपकी 3 हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राओं का भंडार है। अगर आपसे बताएं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये क्या होता है, इसमें विदेशी मुद्राएं और गोल्ड को हमारी केंद्रीय जो बैंक होता है वो इसे रिजर्व रखता है। तो वो संपत्ति होती है जो एक देश का केंद्रीय बैंक अपने द्वारा वहां पर अन्य देशों की फॉरेन करेंसी को, गोल्ड को और स्पेशल ड्राइंग राइट्स को यहां पर रखता है।
तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमारा देश इसमें 4th नंबर पर आता है। इसके पास विदेशी मुद्राओं के मामले में चौथी अर्थव्यवस्था ये आती है। ठीक है, जैसे हमारे पास यूएस का डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, इस तरह की करेंसी भी हमारे यहाँ पर रहती है। फायदा इसका क्या है कि जब भी अगर किसी भी देश के पास ये फॉरेन करेंसी, जिसको हम फॉरेन रिजर्व कहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा होगा तो हमारे रुपए की स्टेबिलिटी रहती है, रुपए की जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल रहती है, ठीक रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई इन अक्टूबर 2024। तो यहां पर आपका पहले आंसर लेते हैं अविरल जैन। अविरल जैन, अगर आपको बताएं कि हमारी आरबीआई जो है उसमें दो तरीके के गवर्नर्स होते हैं। एक होते हैं जो कि गवर्नमेंट परमानेंट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टर होते हैं जो कि फुल टाइम होते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टर होते हैं जो कि फुल टाइम होते हैं, और दूसरे नॉन गवर्नमेंट के होते हैं जो कि फुल टाइम नहीं होते, इनका टाइम फिक्स नहीं होता है। तो दो प्रकार के हैं, उन्हीं में से अविरल जैन जो है वो हमारे आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। आप ये तो सब जानते ही होंगे कि हमारे आरबीआई के फिलहाल गवर्नर जो है वो 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। बाकी एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर्स के बारे में हमने आगे प्रश्न लिया है, वहां पर एक बार फिर से आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हमने यहां पर आंसर ले लिया अविरल जैन। अविरल जैन आपके कौन है? ये हमारे डायरेक्टर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ईरानी ट्रॉफी 2024, तो आपको लग रहा होगा ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो पहले आंसर लेते हैं। ये मुंबई ने जीता है। और हमारा जो लखनऊ का इकाना स्टेडियम है, लखनऊ का इकाना स्टेडियम में ये हुआ है, फाइनल जो है इकाना स्टेडियम में हुआ है। तो लखनऊ में कौन सा स्टेडियम है? इकाना स्टेडियम है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये हमारा मुंबई में इसका आयोजन इकाना स्टेडियम है। अगर आपसे पूछ ले कि ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। यहां पर क्रिकेट मैच हुआ है, मुंबई यहां पर जीती है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट इसी प्रकार प्रश्न पूछेगा, 1 अक्टूबर या 2nd संडे ऑफ अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 1st मंडे ऑफ अक्टूबर। तो यहां पर हमारा पहले राइट आंसर लेते हैं। हमारा 1st मंडे, अक्टूबर का जो भी 1st मंडे होगा उसमें हम वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो मेडिसिन है उसमें नोबेल प्राइज मिला है, मेडिसिन में। देखिए, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि नोबेल प्राइज जो होता है वो दुनिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। जैसे हमारे भारत में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है, लेकिन दुनिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो है वो नोबेल प्राइज है। अल्फ्रेड नोबेल भी इसको कहा जाता है, अल्फ्रेड नोबेल प्राइज। इनकी शुरुआत 1901 से होती है। आपको इसके बारे में यह जानना है कि यह कितने डिपार्टमेंट्स या क्षेत्र में दिया जाता है। तो 6 डिपार्टमेंट या फिर 6 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिएगा, नोबेल प्राइज जो है इसे हम अल्फ्रेड नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। 6 फील्डों में यह दिया जाता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ध्यान रखेंगे बायोलॉजी की जगह पर यहां पर फिजियोलॉजी और मेडिसिन शब्द इस्तेमाल होता है। दूसरा अगला है साहित्य या लिटरेचर, और इकोनॉमिक्स और पीस, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। शांति के लिए सबसे कम उम्र की जो एक लड़की है मलाला यूसुफजाई, पाकिस्तान की रहने वाली है, उसे ये विश्व रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र की पीस में यानी शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो मलाला यूसुफजाई को मिला है। 6 फील्ड में ये दिया जाता है। पहली बार जब नोबेल दिए गए उस समय आपका 1901 था। एक फाउंडेशन है और ये अल्फ्रेड नोबेल के जो उनकी याद में यहाँ पर ये प्राइज बांटे जाते हैं। उनके पास अथाह संपत्ति थी। फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नोबेल प्राइज विनर्स जो 2024 के रहे हैं वो कौन कौन हैं। देखेंगे, एक हमारे हैं हैंग कैंग, ये साहित्य के लिए इन्हें मिला है।
साहित्य वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेंकेंग, हेंकेंग। आगे हमने एक प्रश्न भी लिया है, आगे चल करके एक प्रश्न और देंगे आपको कि साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया है, तो याद रखिएगा हेंकेंग लिटरेचर के रूप में मिला है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दो लोगों को मिला है, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के हैं, जिसमें विक्टर एम्ब्रोस हैं और गैरी रुबकुन हैं। तो ये दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से यहां पर दिया गया है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दोनों को। केमिस्ट्री में बात करें तो डेविड बेकर और जॉन जंपर, इन दोनों को मिला है, क्योंकि केमिस्ट्री में मिला है। और तीसरा ये भी है जिसमें कि डेमिस हसाबिस, इनका नाम भी आता है, डेमिस हसाबिस, इनको भी केमिस्ट्री में मिला है। फिजिक्स में यहां पर दो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कि जियोफे हिंटन और जॉन हॉपीफील्ड, ये इनके नाम हैं, अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेजी नाम सबके हैं, तो यहां पर ये याद रखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, अक्सर एग्जाम में साहित्य और शांति से पूछता है। तो साहित्य कौन मिला है किसको, हेंकेंग साहित्य में मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वें नंबर हमारा प्रश्न क्या है, तो देखिए 7वें नंबर है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है वो हर साल 8 अक्टूबर को मनता है। 8 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। अगर बात करें कि इसका यही क्यों मनता है इस बार, ऐसा क्यों कि 8 अक्टूबर को, तो दरअसल 8 अक्टूबर 1932 जब हमारे देश में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, उस समय पर इसकी स्थापना होती है। और इस बार जो मनाया गया है वो 92वां मनाया गया है। अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो देखिएगा इस बार की इसकी थीम रही है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये इसकी थीम रही है। तो एग्जामिनर आपसे थीम बहुत पूछता है, थीम याद रखेंगे। ये हमारा 8 अक्टूबर है और इसकी स्थापना इंडियन एयरफोर्स की 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो कि अब अगर इस हिसाब से देखें तो 92वां इस बार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो दरअसल ये वाला प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि पहले बिजनेस रेडी इंडेक्स जारी नहीं होता था। इसकी जगह पर पहले जो चलता था वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से एक रिपोर्ट आती थी। अब 2021 में उसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया गया। अब उसकी जगह पर यहां नया एक इंडेक्स जारी होता है जिसका नाम है बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024। तो बात आपको ध्यान रखनी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक इंडेक्स हुआ करता था, अब उसे बंद कर दिया गया है, उसकी जगह पर अब इसे लाया गया है। और ये आप जैसा कि जानते ही होंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो आती थी वो हमारी वर्ल्ड बैंक के थ्रू आती थी, तो वर्ल्ड बैंक ही इसको निकालेगा क्योंकि उसकी जगह पर। याद रखेंगे यहां पर ये इसका मुद्दा है। अगर बात करें कि दुनिया भर में इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर में जो व्यापार है उसका माहौल अच्छा करने के लिए और उसको मापने के लिए इसे लाया जाता है, सुधारने के लिए इस इंडेक्स को दिखाया जाता है। 2021 से अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं की जगह पर ये। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप किस देश में आयोजित किया जाता है। सुल्तान जौहर कप जो आयोजित होता है उस देश का नाम है मलेशिया। तो मलेशिया में इसका आयोजन होता है, पहली बात। अब यहां पर मलेशिया की लोकेशन देखना जरूरी है। यहां छोटा सा आप जो देख रहे हैं ये आपका मलेशिया है, छोटा सा एशिया में, और जो कि आप अगर कहें तो ये हमारा कंट्री जो है वो हमारा आसियान में शामिल है। आसियान कंट्रीज जो हैं उनमें ये शामिल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो मलेशिया हमारा हो गया। अगर बात करें कि मलेशिया की कैपिटल क्या है वो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी की क्लासेस में इन सबको करवाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर हमारा क्या है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ा है। वैसे तो आपको पता ही है कि एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जिनमें 4 डिप्टी गवर्नर्स में एम राजेश्वर राव और माइकल देव पात्रा, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये 4 लोग थे डिप्टी गवर्नर्स। इनमें से एक डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल खत्म हो रहा था और वो थे एम राजेश्वर राव, तो इनका अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर आप यहां और ऑप्शन देखें तो इनमें से कोई भी डिप्टी गवर्नर नहीं है, उसी से आपका आंसर भी बन सकता था। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते तो उससे भी पता चलता, लेकिन अगर चारों का ही ऑप्शन दे रखा हो तो याद रखेंगे एम राजेश्वर राव का अब एक्सपेंड कर दिया गया है कार्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में ये अपना पहला विदेशी परिसर खोलने जा रहा है? तो कैंपस खोल रहा है पहला, तो यहां पर पहले आंसर लेते हैं ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात में ये कैंपस खोलेगा। इसमें एमबीए करवाया जाएगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस से होगा रिलेटेड, और ये शुरुआत जो होगी वो 2025 में कोर्सेज की बात हो जाएगी। ठीक है, बात याद रखेंगे। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि आईआईएफटी की स्थापना कब होती है? 1963 में इसकी स्थापना होती है। इसके कैंपस न्यू दिल्ली में है और कलकत्ता में है, आंध्र प्रदेश में इसके कैंपस हैं। अब एक नया जो कैंपस खुल रहा है वो यूएई के दुबई में खुल रहा है। दुबई ध्यान रखेंगे, यूएई के दुबई में ये नया कैंपस खुल रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा एलिमिनेशन के लिए भारत को सम्मानित किया है। ट्रैकोमा मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? किस अंग में, बॉडी के किस पार्ट में ऐसा ये वाला जो प्रॉब्लम है जिसे हम ट्रैकोमा बोलते हैं ये होता है? जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड है वो बहुत आसानी से इसको आंसर कर पा रहे होंगे। वैसे आपको बता दें कि ये हमारा जो संबंधित है वो आंखों से है। जब भी कभी आंखों में खुजली होती है, लालिमा होती है, या फिर तरह का एक अजीब तरह का पानी निकलता है, उस केस में संभावना होती है कि ट्रैकोमा हो। अगर इसका इलाज न किया जाए लंबे समय तक तो यह ब्लाइंडनेस भी दे सकता है। ट्रैकोमा जो है वो आंखों की बीमारी से संबंधित है, आंखों से। ठीक है, ट्रैकोमा याद रखेंगे, आंखों से। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलता है और खुजली होती है। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वें नंबर का हमारा क्या है। अच्छा, आपको ये बात भी बता दें कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई ट्रैकोमा जो है किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे एक जो बैक्टीरिया है उसका नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। अगर आपसे पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, ये वाला हमारा एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से आंखों में सूजन होती है, खुजली होती है, आंखों में थोड़ा सा तनाव रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई है, यह 1992 से शुरू होता है। और अगर थीम की बात करें तो फिलहाल हमारा 2024 का जो थीम रहा है वो है मेंटल हेल्थ एट वर्क। इसका थीम है इस बार का मेंटल हेल्थ एट वर्क। अगला प्रश्न, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। अभी बीजेपी ने का बहुमत हासिल किया है। अब बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने हासिल किया है तो टोटल सीटें कितनी थी? तो टोटल यहां पर विधानसभा की जो सीटें थी वो टोटल थी 90 सीटें, 90 सीटें। अब आप जानते हैं कि 90 का आधा 45 और 1 46 सीटें चाहिए थी बहुमत में आने के लिए, लेकिन यहां पर जो बीजेपी की सीटें टोटल आई हैं वो है 48 सीट, टोटल 48 हैं। और कांग्रेस जो है वो 37 पर है। बीजेपी 48 पर, कांग्रेस आपका 37 पर है। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर आपसे पूछ सकता है कि विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 सीट। हमारे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार यहां पर आपकी टोटल सीटें जो हैं वो आपकी कितनी हैं? 90 सीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है? यहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो मंजूरी मिली है वो परिसर बना है, मींस कि एक म्यूजियम बना है जिसमें कि जो हमारा इतिहास रहा है, समुद्री इतिहास रहा है, उस सब का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, उसे संजो के रखा जाएगा। जो हमारी मॉन्यूमेंट्स या जो कि हमारी इतिहास से संबंधित हैं, समुद्री विकास जिस प्रकार हुआ उसका इतिहास। तो यहाँ पर आंसर लेते हैं, लोथल गुजरात में इसे स्थापित किया गया है और काफी पैसा खर्च किया गया है। कहा जा रहा है कि इसके बाद हमारे देश में 22,000 जॉब्स ओपनिंग होंगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। अब एक बार म्यूजियम आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा म्यूजियम, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम।
कि कहां पर मैरीटाइम म्यूजियम कहां पर खुला है, तो आपने पता है कि लोथल गुजरात में इसका इनॉग्रेशन है। अगला प्रश्न है हमारा, कैस सैयद को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कैस सैयद को, तो कैस सैयद जो बने हैं वो पहली बात कि यहां पर ट्यूनीशिया जो है इसके आपके राष्ट्रपति बने हैं, ट्यूनीशिया के, जो कि अफ्रीका का एक देश है। अब ये देखिए यहां पर हमने ये मैप लिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये मैप है। इसमें जो आपको यहां पर ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये आपका ट्यूनीशिया है। एक बार इसको आउट कर लेते हैं। अब इसका कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। ट्यूनिस की कैपिटल है, जबकि करेंसी ट्यूनीशियन दिनार, जिसे हम TND कहते हैं, ये इसकी कैपिटल करेंसी है। कैपिटल और करेंसी और लोकेशन याद रखिएगा, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो सबसे ज्यादा जो सीटें आई हैं, अगर आपको लगता है कि बीजेपी है, तो बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा सीटें नहीं प्राप्त कर पाई। और वैसे भी ये सब कुछ जो हो रहा है, विधानसभा का पहला जो चुनाव वहां पर हुआ है, ये बीजेपी के कारण ही हुआ है। इतना सब करने के बाद भी वहां के लोग कह रहे थे कि बीजेपी को ही भगाना है। तो मतलब जो ठीक कर रहा है उसी को भगाने के पीछे लगे हुए हैं। तो बीजेपी विरोधी वहां पर बने हुए हैं। बीजेपी की सीटें जो आई हैं वो सेकंड नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जो सीटें आई हैं वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKN की सीटें सबसे ज्यादा हैं। लोगों का इंटरव्यू हमने वहां पर देखा, लोग कह रहे थे कि बीजेपी को आउट करना है। अब जबकि सबसे पहली बार अगर देखें तो कई वर्षों से वहां पर ना तो फायरिंग हुई है और ना ही वहां पर जो ईंट पत्थर फेंके जाते थे, ना ही पत्थरबाजी हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं वहां पर, इतनी शांति होने के बाद जो सब कुछ हुआ है बीजेपी की वजह से, और लोग वहां के कह रहे हैं कि बीजेपी को ही बाहर करेंगे। तो मतलब इस प्रकार के हमारे देश में लोगों की मानसिकता है, धर्म जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर रहता है, उसके आगे किसी को कुछ नहीं दिखता। यहाँ हर व्यक्ति के लिए पहले नंबर पर उसका राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में जस्ट अपोजिट है। पहले नंबर पर उसके लिए उसका धर्म होता है, उसके बाद राष्ट्र होता है। ये एक देशद्रोही की पहचान है, धर्म बाद में, देश पहले। अगला प्रश्न हमारा यहां पर लेते हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है, उन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? देखिए बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट ये खबर है, और इस बात का हमें बहुत ही ज्यादा दुख है कि हमारे भारत में एक जो रतन, जो भारत का रतन था, वो एक्चुअल में अब वो एक्सपायर हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है हमारे देश में। और वो अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोला करते थे, वो कहते थे कि मैं एक उद्योगपति हूं। अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का सदस्य मानते थे। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज, उनके हालचाल लेना वगैरह वगैरह, समाज के लिए वो कुछ करने का प्रयास उन्होंने किया जो एक व्यक्ति को, सभ्य व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने। तो अगर बात करें, पहले आंसर ले लेते हैं कि 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। देखिएगा भारत रत्न जो है वो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, दूसरे नंबर का है जिसका नाम है पद्म विभूषण। के अलावा इन्हें और भी सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं, तो एक बार यहां पर नजर डाल लीजिए कौन कौन से हैं। तो इनके लिए जो अवार्ड्स मिल चुके हैं अब तक, वो है पद्म भूषण 2000 में मिल चुका है, जो कि तीसरा है। महाराष्ट्र भूषण 2006 में मिल चुका है, और पद्म विभूषण 2008 में मिल चुका है। और अगर बात करें कि हॉनरी नाइट ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014 में मिल चुका है। असम वैभव 2021 में मिल चुका है, और अभी हाल ही में इन्हें दिया गया था ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 2023। और मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार इनका महत्व समझती है, जो कि समझना भी चाहिए, तो भारत सरकार को इन्हें भारत रत्न भी देना चाहिए। कि भारत के एक्चुअल रत्न यही थे। समाज सेवा बहुत ही ज्यादा इन्होंने की, बहुत ही अच्छी व्यक्ति, नेक व्यक्ति। भारत सरकार यदि इनको भारत रत्न देती है तो राइट पर्सन जिसको मिलना चाहिए उसे भारत रत्न मिले। भाई अगर आप भी चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, यस भारत रत्न, हम यही चाहते हैं कि इन्हें भारत रत्न जरूर। अगला प्रश्न यहां पर है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अभी 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, चाइल्ड जो गर्ल है, चाइल्ड गर्ल ये डे मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हम आपको अभी बता चुके हैं कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर साहित्य से और पीस से ज्यादा पूछता है। बाकी से भी पूछ सकता है, बट प्रायोरिटी बेस पर इसको रखिएगा। तो यहां पर हमारा आंसर हेंग केंग है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, हमने पुरानी स्लाइड्स में आपको ये पहले ही बता दिया है।
हेंकेंग, जिन्हें ये साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला है 2024 का। तो बाकी हमने यहां पर अगर बात करें, थोड़ी सी और बातें आपको यहां नोबेल प्राइज के बारे में अगर बताएं, तो देखिएगा पहला नोबेल प्राइज जो कि साहित्य से संबंधित अगर हम कहें तो पहला जो मिला था फर्स्ट, इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक का पोर्शन हो जाएगा। उनका नाम है सुली प्रघोम, सुली प्रघोम, और ये रहने वाले फ्रांस के थे। सुली प्रघोम, इनको पहली बार साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। अगर बात करें कि पहली महिला कौन थी, फर्स्ट महिला जिसे यहां पर साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला हो, तो वो महिला थी जिनका नाम था सेल्मा लागरलोफ, सेल्मा लागरलोफ, और ये रहने वाली थी स्वीडन की। और इस जो प्रश्न को अब हम पूछ रहे हैं, इससे आप सब जानते होंगे कि भारत में पहली बार नोबेल प्राइज किसके द्वारा जीता गया। तो पहली बार जो है भारत में जो आया, ये आया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, जो उनका राष्ट्रगान है, हमारे यहाँ का राष्ट्रगान जनगण मन और उनके यहाँ का राष्ट्रगान, दोनों ही राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको पहली बार हमारे भारत में साहित्य के लिए नोबेल मिला 1913 में, और इन्होंने एक वो किताब लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा कि पहला व्यक्ति कौन है जिसे कि लिटरेचर में या साहित्य में पहला नोबेल मिला है, जिसका नाम है सुली प्रघोम। अगर बात करें महिला कौन है, तो सेल्मा लागरलोफ, और दूसरा स्वीडन की रहने वाली थी, और भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर। अक्सर हमारे सवाल जो आते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर से ज्यादा आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का सवाल बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो भाई यहां पर हमने जो सारे प्रश्न यहां पर लगभग कर लिए हैं। अगर इनकी किताब बताएं तो किताब जो है उनका नाम है द व्हाइट बुक और ह्यूमन एक्ट्स एंड द वेजिटेरियन, ये किताब है हेंकेंग की, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है साहित्य में। हमने यहां पर पिछले 7 दिनों के करंट अफेयर को कवर कर लिया है, और यदि फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब 100% देंगे। कि भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। भाई अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप जुड़ने के लिए डायरेक्ट आप @ लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, ये लोगो आपको देखेगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक करें तो वहां पर भी आपको इस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में विंडो खुलेगी, अपने आप ज्वाइन होंगे। आप उससे ज्वाइन जरूर हों, क्योंकि वहां पर हम आपको जो प्रोवाइड कराएंगे इसका PDF वहीं पर आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।